बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसा मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर मैं 8वां विधानसभा के किसी एक ऐसे शख्स को अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए लाता हूं जो न केवल जमीन से जुड़ा हुआ हो बल्कि उसकी मजबूती की खुशबू पूरे क्षेत्र में फैली हुई हो। तो आज जिस शख्स को मैं आपके सामने रूबरू कर रहा हूं वो कोई परिचय का मोहताज नहीं। राजस्थान की राजनीति के 30 साल के अंदर डॉक्टर राजकुमार जयपाल वो स्थापित नाम हो चुका है जिस नाम के लिए लोग बाग सोचते हैं कि इस पद तक पहुंचने, इस जगह तक पहुंचने में लोगों को समय लग जाता है। डॉक्टर राजकुमार जयपाल, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप अजमेर की राजनीति के पुरोधा हैं, लंबे अरसे तक आप जुड़े रहे। आपका मैं इस स्टूडियो में स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा कि आप दावेदारी जो प्रस्तुत करें वो अपने पूरे शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा और पूरे आवेग के साथ में प्रस्तुत करें ताकि आपका दावा जनता तक पहुंचे तो इतना मजबूत हो और जब हाईकमान उसको सुने आपके दावे को तो वो कहे कि इस दावे के नीचे नीचे सबके दावे। तो सबसे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा और सबसे पहले मैं बधाई भी देना चाहूँगा आपको। दोस्तों, ये राजकुमार जयपाल के बारे में बता दूं कि अभी उनको थोड़े दिनों पहले प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया है। मैं उनको बधाई देता हूं। दूसरा, एक अभी वेणुगोपाल जी ने जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं उन्होंने एक समिति बनाई है, मीडिया समिति, उसके अंदर राजकुमार जयपाल साहब को भी शामिल किया गया है एज ए मेंबर। तो मैं उस बात के लिए भी बधाई देता हूँ, है ना। और आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरीके से आप अन्य कमेटियों में भी मेंबर बनाए जाते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जरा सा राजकुमार जी ये बताना चाहूँगा कि आप मेडिकल लाइन में थे, है ना, और बाकायदा प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, लेकिन उस डॉक्टर के बाद में अचानक आपको क्या सोचा? जनता की सेवा तो आप डॉक्टर रहकर भी कर सकते थे, तो राजनीति में आने का आपका उद्देश्य कैसा रहा? मैं इसमें बता दूं, शायद आपको तो पूरा मालूम है मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में कि मेरे फादर जो हैं वो 5 साल मंत्री रहे हैं सुखाड़े रेजिम में। मेरी मदर 11 साल मंत्री और एमएलए रही है कांग्रेस रेजिम में। तो मेरा शुरू से जो लगाव था वो, क्योंकि मैं पारिवारिक जो है उसके अनुसार मैं राजनीति से जुड़ना चाहता था और राजनीति में ही मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन अब वो अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि मुझे मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। मैंने एमबीबीएस किया, फिर एमएस जनरल सर्जरी में रहा। तो इस कारण मैं एज ए डॉक्टर हूँ, ये सही है, लेकिन मेरा शुरू से जो झुकाव और जो इंटरेस्ट था वो राजनीति में था। जी। हाँ। तो राजनीति में सेवा करने के भाव से तो सेवा करने का ज़्यादा बड़ा वो है क्राइटेरिया, या डॉक्टर रहते तो ज़्यादा होते? मेरे हिसाब से राजनीति में आप ज़्यादा लोगों को, गरीब लोगों की, छोटे तबके के, दलित वर्ग को, उनकी ज़्यादा सेवा कर सकते हो बनिस्बत एज ए डॉक्टर तो एक हॉस्पिटल में सीमित ही है, लेकिन मैं ये चाह रहा था मेरा दायरा वृहद हो, इसलिए मैंने राजनीति ज्वाइन की है। तो राजनीति में जब आप आए थे, जब बिल्कुल नए नए खिलाड़ी थे और आपको जब पहली बार विधायक का टिकट बना और आप विधायक का चुनाव जीत गए और उसके बाद में जो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा राजनीति के अंदर, मैं राजकुमार जी आपके बारे में मतलब जो जानता हूँ वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा ताकि पब्लिक आपके दावे को मेरी उपस्थिति में भी सुनती रहे। आपके बारे में ये कहा जाता है कि रात के 2 बजे भी अगर डॉक्टर राजकुमार जयपाल का कोई कार्यकर्ता उसके दरवाजे पर आएगा तो उसका दरवाज़ा बंद नहीं होगा, फ़ोन बंद नहीं होगा, हमेशा उपलब्ध रहेगा। क्या इसके पीछे आपका क्या हुआ है? क्योंकि मैं अजमेर में जन्मा हूँ, अजमेर में पढ़ा लिखा हूँ, अजमेर में ही मैंने मेरी एजुकेशन की है, तो मेरा हमेशा लगाव अजमेर से, अजमेर की जनता से बिल्कुल एज परिवार की तरह रहा है। इसलिए मेरी यही इच्छा रहती है, क्योंकि मैं राजनीति में हूँ, कि जितनी ज़्यादा हो सके अपने वर्कर्स की, अपने लोगों की सेवा कर सकूँ। उनका जो मेरे से बन पड़ता है मैं उनकी मदद करता हूँ। हाँ, कई बार तो ऐसा भी होता है कि रात के 2 बजे भी आपको अगर कहीं पुलिस थाने में जाना पड़ा तो आप जाते हैं उनके साथ। बिल्कुल ये एक बहुत अच्छी बात है ये आपकी। इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि राजनीतिक सफ़र जो आपने तय किया उसमें कहाँ मुकाम आए, कैसे आप विधायक रहे, कैसे कहाँ क्या पद आए आपके पास, उसके बारे में थोड़ा आपने बताया। हाँ, मेरे जो मेंटोर है वो हैं राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी। उन्होंने ही मुझे टिकट दिया, उनके ही कहने से। वही चाहते थे, उनका एक आह्वान था कि टेक्नोक्रेट्स, डॉक्टर्स हैं वो राजनीति में आए, क्योंकि उस वक्त कम थे। तो उन्हीं के आह्वान पे मुझे टिकट दिया गया, मैं एमएलए बन गया। एमएलए बनने के बाद मेरे से जितना बन पड़ा मैंने अजमेर की कोशिश की। मैं और मोटवानी जी मिलकर जैसे बीसलपुर योजना लाए और अन्य जो उस वक्त की जो मूलभूत समस्याएं थे उनके बारे में ध्यान दिया। और मेरा ये मानना है कि
अगर अजमेर का विकास करना है तो राजनीति में आना जरूरी है। राजनीति में आना जरूरी है, तो लेकिन 20 साल से जो अजमेर के अंदर राजनीति से कांग्रेस दूर रही और बराबर दोनों अजमेर उत्तर और दक्षिण दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी का वो चलता रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की कमजोरी थी, और कमजोरी अगर कांग्रेस पार्टी की थी तो राजनेताओं की भी कमजोरी हो सकती है। इसे आप कैसे लेंगे? आपका कहना सही है कि पिछले 20 साल से, चाहे वो क्या कारण रहे, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात सही है कि 20 साल से कांग्रेस का विधायक न तो उत्तर से रहा न दक्षिण से रहा। ये एक तरह से देखा जाए तो अजमेर के लिए विडम्बना है कि कांग्रेस का कोई भी एमएलए नहीं जीत पाया। अब क्या कारण रहा है तो विश्लेषण करेंगे तो बहुत अपना समय भी लग जाएगा, और ये आपके दावे में शामिल भी नहीं है। तो बेहतर है कि आप ये बताएं कि मतलब 20 साल के अंदर अगर कांग्रेस ने दंश भोगा है अपनी राजनीति में ना आने का, तो जनता ने भी भोगा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जनता ने किस तरह से भोगा है? आज मेरा ये है कि आप राजस्थान के अजमेर के रहने वाले हैं, आप जानते हैं आज कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर की क्या स्थिति है। अगर आप कंपेयर करें तो अजमेर 50 साल पीछे हो गया है इन शहरों से लेके। आज कोटा में आप देखो क्या डेवलपमेंट हुआ है, उदयपुर में देखो कितना शानदार डेवलपमेंट हुआ है, जोधपुर को अशोक गहलोत साहब ने कितना चहुमुखी विकास किया। तो उसको देखा जाए तो यह अजमेर का डेवलपमेंट, उसका मैं मेन कारण यही कहूँगा कि अजमेर उत्तर और दक्षिण में जो 20 साल से एमएलए भी रहे और अपने उनके जब बीजेपी रेजिम था तो मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने इस अजमेर के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। मैं कांग्रेसी हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी लेमैन से ये बात पूछ सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं और शहरों से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो आज सबसे बड़ी बात तो यह है डॉक्टर साहब की मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए, मतलब जो पार्षद और जो मेयर के काम होते हैं ना, वो काम विधायकों ने किए। पानी के मटके लेकर पहुंच गए, ये सारी बातें, लेकिन उनकी पानी के मटके लेकर ये पानी की समस्या तो बता दी, लेकिन पानी कैसे 24 घंटे मिले वो नहीं बताया। जबकि आपके टाइम में बिल्कुल ये सही है। दोस्तों में ये दावा जो है इनका बिल्कुल सही है डॉक्टर राजकुमार जयपाल का, कि अगर पानी के लिए किसी ने कोई अजमेर शहर में काम किया तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, जिसके मोटवानी जी थे और मोटवानी जी के समकक्ष राजकुमार जयपाल भी, जब दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर ये प्रयास किए। तो वो पानी की मूलभूत समस्या जो आपने दूर की अजमेर के लिए, और जो सपना था कि अजमेर से पानी की समस्या दूर हो जाएगी, उसके पीछे क्या समस्या थी, क्या सपना था और किस तरीके से वो अधूरा रह गया? बीसलपुर की जो योजना है ये आपको भी मालूम है कि ये सिर्फ अजमेर के पानी के लिए बनी थी, लेकिन आज ये स्थिति है कि 75% पानी जयपुर को जा रहा है, 25% पानी ही अजमेर को आ रहा है। और हम मतलब अजमेर के विकास की बात तो कर ही नहीं पा रहे, हम मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे। अजमेर में 72 घंटे में पानी आ रहा है, वो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि पिछले 20 साल में किसी ने कोई जो यहाँ के लोकल विधायक थे उन्होंने कोई भी इस बारे में ध्यान नहीं दिया कि कैसे इस कोई योजना लाई जाए या किस तरह से इस पानी की समस्या से निजात की जाए। दूसरा, क्योंकि मैं अजमेर दक्षिण की बात कर रहा हूँ, अजमेर दक्षिण में आप तो जानते हैं कि अगर एक बारिश हो जाती है अच्छी खासी तो 4-4 फीट कच्ची बस्तियों में पानी भर जाता है। मतलब एक स्कैप चैनल जो अजमेर के बीच में होती हुई गुजरती है, उसका निराकरण करना, उसको कैसे प्रॉपर करना कि 4-4 फीट पानी कच्ची बस्ती में, गरीब बस्ती में बच जाता, कोई ध्यान नहीं देता। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अनीता बघेल जी खुद उस क्षेत्र में रहती है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये आप खुद जाके देख लें, अभी जैसे बारिश आई थी 4-4 फीट पानी 3-3, 4-4 दिन रहा है। बिल्कुल कह रहे हैं राजकुमार जी, मैं एक बात आपको जोड़ूं, आपकी बात की तस्दीक करता हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बात कि परेशानी ये है कि घरों में पानी नहीं है, नलों में पानी नहीं है, घरों में पानी है। और 1975 में जब जुलाई में बाढ़ आई थी तो उस समय भी स्थिति इतनी भयावह नहीं थी। 24 घंटे 3-3 दिन तक पानी भरा था, बरसा था तब जाकर पानी भरा था। अब तो ये आधा घंटे के अंदर भर जाता है। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? इनकी विधायकों की क्या है, इसको आप क्या कहेंगे? मैं यही तो कह रहा हूं, दूरदर्शिता है क्या है? 20 साल से आप अजमेर में विधायक हो, 20 साल से आप विधानसभा जाते हो, 20 साल से आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के संपर्क में हो। ये कह के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि साहब कांग्रेस का राज था इसलिए हम नहीं कर पाए। बीजेपी का भी राज था ना, और अगर कांग्रेस का राज भी था तो आप विधायक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको
जनता ने इलेक्ट किया है तो आप कहीं से भी उन जो मूलभूत सुविधा है उनका समाधान करिए। मतलब ये आप एक बार विधायक बन के ये पल्ला झाड़ दोगे कि साहब हमारी सरकार नहीं, सरकार थी ना, आप मंत्री थे, क्यों नहीं बने? क्या उस वक्त आपने कुछ कार्य किया क्या इस बारे में? और बीसलपुर वहाँ और पहुँचा दिया, बीसलपुर का पानी दूसरे शहरों में और पहुँचा दिया, वो भी इनके कार्यकाल में हुआ। बिल्कुल सही। तो मोटवानी जी के कार्यकाल में तो और आपके कार्यकाल में तो ये सपना ही अजमेर के लिए था, उसको किस तरह से ट्रांसफर और दूसरी जगह पहुँच जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अजमेर को तो मिले। इसके पीछे आप क्या सोचते हैं कि क्या हो जाना चाहिए था जो ये नहीं कर पाए? और आप विधायक होते, अगर आप 20 साल तक कंटिन्यूस अगर आप विधायक होते या आपकी पार्टी का कोई और विधायक होता तो आप किस तरीके से पानी की समस्या को लेते? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब अजमेर में अभी इलेक्शन है, आपको मालूम 2023 में, अगर मैं जीता तो सबसे पहले पानी की समस्या का निदान करूँगा। बीसलपुर की योजना जो है, जो अजमेर के लिए हुई है, मैक्सिमम पानी अजमेर को मिले और 24 घंटे में अजमेर के उपभोक्ताओं को पानी मिले, अजमेर के लोगों को पीने का पानी मिले। इसके लिए ये पूर्ण मेरी जिम्मेदारी है और मैं ये चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी, आपके दावे में ये पहुंचता है कि एक दावा, दोस्तों ये राजकुमार जी जयपाल के दावे के अंदर ये शामिल है कि अगर वो ये विधायक बन जाते हैं तो इसकी तस्दीक मैं करूंगा, मैं जमानत लेता हूं इनकी, 24 घंटे पानी आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इनको नए स्टोरेज बनवाने पड़ जाए, चाहे नई पाइपलाइन बनवानी पड़ जाए, रोज रोज की पाइपलाइन फूटने से आप निजात दिलाएंगे, नया स्टोरेज बनवाएंगे और पानी 24 घंटे देंगे। बिल्कुल, ये मेरा वादा है, मैं आपको भी वादा कर रहा हूँ और अजमेर दक्षिण की जनता को मैं वादा कर रहा हूँ कि 24 घंटे पानी की सप्लाई होगी। 24 घंटे पानी की सप्लाई तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर ऐसा हो पाएगा राजकुमार जी तो ये आप एक भागीरथ बन जाएंगे इस अजमेर शहर के लिए। एक सवाल मेरा डॉक्टर साहब है आपसे कि ये स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस शहर को इतना स्मार्ट बनाया गया कि मैं तो देखता हूँ तो इतना स्मार्ट है कि मतलब चारों तरफ से आप देखिए कैसे स्मार्ट, क्या लेंगे आप इस स्मार्ट, कैसी स्मार्टनेस है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अजमेर को स्मार्ट सिटी घोषित करने के लिए जो भी पैसा दिया, आप खुद यहाँ के रहने वाले, आपको मालूम है कि कहीं लगता है कि स्मार्ट सिटी है, या वो पैसा कहाँ लगा, कैसे लगा, किसी को कोई मालूम नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ जिस भी अधिकारी ने जो भी ऐसा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये देख लो, NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने ये 7 वंडर और कितने करोड़ों के जो विजय लक्ष्मी पार्क में, पटेल मैदान में ये जो कार्य है उनको तोड़ने के आदेश दे दिए 40 दिन में और 6 महीने में। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये ऐसा क्यों हुआ इसकी एक जांच बैठनी चाहिए। तो आप ये देखो कि मतलब स्मार्ट सिटी के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया, वो कहाँ गया, किसने क्या किया। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको तो मालूम है कि इसमें दोनों विधायक मेंबर थे, उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया है? जी, तो वो भी पूरे दोषी हैं। हाँ, ये कहकर कि साहब हमें बुलाया नहीं जाता था बैठक के अंदर, हमें जब नक्शा दिखाया गया था दूसरा था, बाद में वो दूसरा बना दिया गया। अरे यार, जब आप विधायक हो तो आपको इतना तो होना चाहिए कि आपके इसकी मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए थी कि आप, और फिर आप तो विपक्ष में थे, पक्ष वाले तो फिर भी नहीं बोलेंगे तो ठीक है, अधिकारी उनके लगाए हुए। विपक्ष की भूमिका तो ये होती थी कि 1 मिनट में गरेबान पकड़े, जनता के साथ बैठे, जनता का कौन सा आंदोलन इन्होंने इस बात के लिए किया? मुझे तो नहीं लगता कोई आंदोलन किया। और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट की स्कीम थी, आप तो सब कुछ थे उसमें। और उसमें मॉनिटरिंग आपको करनी थी। और सबसे बड़ी बात मजेदार, राजकुमार जी अपन बात कर रहे हैं तो ये भी मैं आपको बताऊं कि भूपेंद्र यादव, डॉक्टर अपना भागीरथ चौधरी जी, ये अनीता बघेल, देवनानी जी, ये सारे के सारे मिलकर और कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं कि साहब इसमें भारी भ्रष्टाचार है। अरे तो आप इतने बड़े बड़े अधिकारी हो, आपकी गवर्नमेंट की वो है, तो आपने उनको क्यों नहीं किया? भूपेंद्र यादव जैसा व्यक्ति जो पर्यावरण मंत्री है देश का, उसको आपने इन्वॉल्व भी किया और उससे कोई काम ही नहीं करवा पाए आप। बिल्कुल, और वो काम हम जैसे लोगों ने किया। मैं बराबर 4 साल से इस बराबर आना सागर की उसके लिए लिख रहा हूं। बिल्कुल आपका मैं ब्लॉग पढ़ता हूं और बहुत ही वेल वर्ड हूं, और मैं इसके लिए आपको बधाई भी देता हूं कि आपने, क्योंकि आप अजमेर वासी हो, तो जो ज्वलन समस्या है अजमेर की उसको आप भली बातें उठाते हैं, उसके लिए मैं आप बधाई के पात्र हूं। निश्चित। डॉक्टर साहब, ये जितना भी यहाँ पर अब जैसे पहले तो निर्माण के अंदर खर्च हुआ, फिर अब उसके निर्माण को हटाने में खर्च होगा, और ये सारा जो लापरवाही यहाँ चलती रही है, ये सब कुछ होता रहा। इसके लिए आप भ्रष्टाचार भी खूब हुआ, इसमें भू माफियाओं के भी बहुत सारे काम निकाले गए, तो इसमें आप क्या इसके ग्रो कैसे पनपा इस शहर के अंदर? मैं कह रहा हूँ, आपको मालूम है कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
जो एक बार आदेश दे देती है जी, उसकी केवल सुप्रीम कोर्ट में ही है, तो ऑलमोस्ट ये बहुत ही भयानक स्थिति में है। और कहीं ये नहीं हो, खुदा न खास्ते अगर ध्यान नहीं दिया तो कहीं टूट नहीं जाएगी। टूटेगा, वो तो टूटेगा। देखो मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल बहुत सही कहा। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले थे उन फैसलों की नज़र रखते हुए फैसलों को उसमें शामिल किया है एनजीटी ने। उसमें फैसलों को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हिसाब से इसको यहाँ तोड़ो, सुप्रीम कोर्ट के इसकी, तब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला अगर लेगा तो वो तोड़े, वो तो ये तो टूटेंगे, ये तो टूटेंगे और टूट कर ही रहेंगे, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है। कह रहा हूँ कि ये तो अधिकारी जो भी हैं या जो भी इस नेता इन्वॉल्व हैं या जो कमेटी में मेंबर्स थे, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक हर आदमी, जैसे आपने, जब आप विधायक थे, आपने अपना एक सपना देखा था, फिर 20 साल तक वो सपना पल पल के बड़ा होता रहा, और आज स्थिति है कि वो सपना इतना मैच्योर हो गया है कि आपको ऐसा लगना है यार एक बार आ जाऊँ मैं, फिर मैं ये कर दूंगा। और एक बार मैं 5 साल मेरे को अगर मिल जाए तो 5 साल में मैं अजमेर के शिक्षा के, स्वास्थ्य के, किस क्षेत्र के अंदर आप क्या क्या करना चाहेंगे वो बताएं। मैं इसमें बताऊं कि जो मूलभूत सुविधा है, एक तो पानी की समस्या जो मैंने आपको वादा किया है, और आपके माध्यम से मैं जनता को भी वादा करता हूं कि 24 घंटे सप्लाई होगी। दूसरा, जो एस्केप चैनल की है और जो कच्ची निचली बस्तियों, कच्ची बस्ती में जो पानी भर जाता है, उसका परमानेंट निजात हो, इसके लिए मैं पूरी करूंगा। मैं क्योंकि डॉक्टर क्षेत्र से हूं, मेडिकल क्षेत्र से हूं, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जेएलएन और एक सैटेलाइट आदर्श नगर, उसी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आप देखोगे बहुत ज़्यादा ओपीडी है। तो मैं एक और अच्छा मेडिकल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल अजमेर दक्षिण में खोलूँगा, जिससे कि जो गरीब जनता है उसको मेडिकली सुविधाएं प्रॉपरली मिले। जी जी जी। और जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, जिस तरह से कोटा एक एजुकेशन हब बन गया है, अजमेर कई सालों पहले ही एजुकेशन हब था, लेकिन कई कारणवश हुआ, किसी ने इसको प्रमोट नहीं किया एजुकेशन हब में। मैं चाहता हूं कि अजमेर भी कोटा की तरह एजुकेशन हब बने। और दूसरा, क्योंकि मैं विदेश यात्राएं बहुत कर चुका हूं, तो मेरा एक विज़न है कि जो अजमेर का एक्चुअल में एज ए स्मार्ट सिटी विकास हो, चौमुखी विकास हो, सड़कों से लेके, लाइटों से लेके, पर्यटन स्थल से लेके, सब तरह से यही मेरी इच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि आज की स्थिति ये है कि अजमेर जीरो से शुरू होगा। अगर मैं एमएलए बना तो उस अजमेर को जीरो से शुरू करके ऊपर ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। ये मेरा एक सपना है। मैं चाहता हूँ कि अजमेर का विकास हो, अजमेर का विकास जीरो से वापस 100 तक हो, और 5 साल के अंदर आपकी जो दावेदारी है वो सफल हो। आप गेम्स से भी जुड़े रहे, क्योंकि आप है ना कई संघों के अध्यक्ष रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय आप टूर्नामेंट्स में भाग लेते रहे हैं। और आप हॉकी के तो आप हॉकी संघ के तो आप बहुत गिल साहब के साथ रहे हैं आप। बिल्कुल। हाँ, तो आप बताएं तो जरा उस संघ से आपने खेलों के लिए क्या किया? मैं अभी भी राजस्थान हॉकी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, और इंडियन मेडिकल हॉकी जो फेडरेशन है उसमें मैं मेडिकल बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ, और 49 कंट्रीज़ में मैं घूमा हूँ। और मैं भी ये चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स का, उस वक्त मैंने ही यहाँ एस्ट्रोटर्फ बनाया था, हॉकी का एस्ट्रोटर्फ, जब मैं पिछली बार जब गवर्नमेंट थी, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी स्पोर्ट्स में जो बच्चे हैं वो आगे उन्नति करें और आगे बढ़ें। यहाँ दोस्तों मैं एक जानकारी दे दूँ कि मुझे लग रहा है ये बहुत शर्मीले स्वभाव के, ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते, इसलिए मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि आप पोल्ट्री व्यवसायी भी हैं। और हाँ। पोल्ट्री उद्योग के लिए इन्होंने अजमेर के अंदर जो किया कि एशिया के अंदर अगर नंबर 1 पोल्ट्री फार्मर्स अगर कहीं हुए तो अजमेर में हुए, और अब जाकर हैदराबाद में उधर शिफ्ट हुए हैं, बहुत सारी नई दिक्कतें। लेकिन एक वक्त था जब अजमेर के पोल्ट्री के अंडे इतने मशहूर थे, और उस पूरे पोल्ट्री उद्योग को आंदोलन के रूप में अगर किसी ने चलाया तो डॉक्टर राजकुमार जयपाल थे। जयपाल जी, आप बताइए कि आपने किस तरीके से पोल्ट्री उद्योग? मैं राजस्थान पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ। मैं NECC, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी, NEC करके आती है, उसका भी मैं राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। और मेरा, आपको शायद ये मालूम ही नहीं मालूम है कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, अजमेर संभाग में सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोल्ट्री इंडस्ट्री है। आज
40 से 50 लाख अंडे प्रतिदिन होते हैं, जो कि यूपी और एमपी में सप्लाई होते हैं। उसकी अंडे की रोज़ की रेट मैं निकालता हूँ। तो मैंने जो किसान थे, क्योंकि यहाँ अपने पानी की समस्या है, तो खेतों में क्या करें, इसलिए मैंने पोल्ट्री व्यवसाय को बढ़ावा दिया और उनको आज 10,000 परिवार पोल्ट्री से जुड़े हुए हैं और बहुत सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ये अजमेर की, तो उसको मैंने प्रमोट किया है। मैं अजमेर सोशलाइजिंग भी काफ़ी की है, मैं अजमेर क्लब का भी काफ़ी सालों से अध्यक्ष हूँ और मैं जुड़ा हुआ हूँ फैमिली से और मैं अपना सोशल वर्क करता रहता हूँ। ये पोल्ट्री फार्म के अब जो पिछले दिनों में पोल्ट्री आंदोलन जो था वो पिछड़ा, और हम लोगों ने राजस्थान से भी हम पिछड़े, भीलवाड़ा की तरफ सारी ये पोल्ट्री फार्म्स चले गए सारे के सारे, और उसके बाद में तो फिर हैदराबाद ज़्यादा शिफ्ट हो गया। तो आप क्या समझते हैं, क्या कारण रहा? क्या सरकारी नीतियाँ इसके लिए जिम्मेदार रहीं, या कोई राजनीतिक नेतृत्व कम रहा, या कोई क्या रहा इसके पीछे? हाँ, इसमें आप सही कह रहे हो कि शने राजस्थान सरकार ने पोल्ट्री को कोई ऐसा बढ़ावा नहीं दिया, कोई सब्सिडी नहीं दी, और क्योंकि मक्का इंग्रेडिएंट होता है तो मक्का जहाँ जहाँ ज़्यादा हो रही थी वहाँ पर ये पोल्ट्री धीरे धीरे शिफ्ट हो गई। लेकिन तो भी राजस्थान में अजमेर में ही पोल्ट्री है, करीबन 55 से 60 लाख बर्ड्स हैं यहाँ पर। तो आप जब विधायक बन जाएंगे, जैसा मैं सोचता हूँ बनेंगे आप, तो फिर इस क्षेत्र के लिए क्या सोच रहे हैं? इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि राजस्थान सरकार से जो पोल्ट्री में फीड में इंग्रेडिएंट होते हैं, मक्का या जो और जो इंग्रेडिएंट है उसमें मेडिकली भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर, तो उसमें सब्सिडी मिले या कुछ राजस्थान सरकार इस उद्योग में मदद करे, जैसे उन्होंने दुग्ध उत्पादन को किया है, क्योंकि ये भी एक फार्मर्स का ही पोल्ट्री है। तो इसमें भी मैं चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार भी मदद करे और मैं उसमें एक मीडिया बनूँगा इसको प्रमोट करने में। तो दोस्तों, देखा आपने कि बहुआयामी प्रतिभा कैसी होती है। ऐसा विधायक हो या वैसा विधायक हो, ये तो तय आपको करना है कि ऐसा विधायक, वैसा तो देख लिया आपने, अब ऐसा आपका देखना बाकी, और ऐसा आप देख भी चुके हैं पहले। तो आप इसकी गवाही देते हैं कि भाई 5 साल इनके टाइम में जब जल समस्या थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने किस तरीके से काम किया, और आप ये देख चुके हैं कि खेल हो, पोल्ट्री व्यवसाय हो, और दूसरे जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से मैं जुड़ा हूँ, मेडिकल इंस्टीट्यूट उससे जुड़े हुए हैं, तो मेडिकल से भी आपको मिला। मतलब एक डॉक्टर का होना केवल राजनीति के लिए किस तरीके से मददगार हो सकता है, ये आपने देखा। हालांकि राजनीति के अंदर आपने ये देखा कि डॉक्टर राजकुमार जयपाल के अलावा भी कई मेडिकल लोग हैं, मेडिकल राजनेता हैं, जैसे अपने डॉक्टर श्री गोपाल भाईती हैं, वो पुष्कर के विधायक भी रहे। उन्होंने क्या विकास किया, किस तरीके से उनके नज़रिया रहा, किस तरीके वो का सोच रहा, वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय। किसी दिन अगर वो दावेदारी में आए तो मैं उनसे भी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल तो अब राजकुमार जयपाल आपके साथ हैं, जिन्होंने अपने मजबूत दावेदारी के साथ इस कार्यक्रम को किया। और मैं ये चाहता हूं कि अजमेर दक्षिण से अगर विधायक बने तो सिर्फ राजकुमार जयपाल बने, और राजकुमार जयपाल का जो दावा है वो फलीभूत हो। धन्यवाद सुरेंद्र जी। और मैं चाहता हूं कि अगली बार जब आप आएँ तो आपका इंटरव्यू में एज ए विधायक लूँ। धन्यवाद।